आज कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बीच जो रिश्ता है वो पहले कभी नहीं देखा गया। जनार्दन ने यह भी कहा है कि भविष्य के लिए भी शायद यही आदर्श है। सवाल यह है कि क्या मनमोहन सिंह तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? तीसरी बार क्या प्रधानमंत्री बनेंगे मनमोहन? क्योंकि जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि जो रिश्ता यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच है, ऐसा रिश्ता पहले कभी नहीं देखा गया और ना आज कहीं और दिखता है। और उनके इसी बयान के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मनमोहन सिंह? क्योंकि जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि शायद भविष्य के लिए भी यही रिश्ता आदर्श है। हमारे साथ आज जानकारी के लिए जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह। आशीष, अब से कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह ने 2 पावर सेंटर्स होने की बात को अच्छा नहीं बताया था। क्या उसी बयान के बाद तस्वीर को साफ करने के लिए जनार्दन द्विवेदी ने ये बयान दिया है? जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने जो आज अपना बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं एक तरह से संभावनाओं को वो खुला रखना चाहते हैं। शायद इस वजह से उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि भविष्य के लिए भी यही आधार बन सकता है। साफ तौर पर जो महासचिव दिग्विजय सिंह ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 2 पावर सेंटर्स का फॉर्मूला है वो उनके मुताबिक सक्सेस या सफलतापूर्ण काम नहीं कर सका है, उसको उन्होंने डिनाई किया है। उसको रिजेक्ट करते हुए जनार्दन द्विवेदी का ये बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच जिस तरह का रिश्ता रहा है वैसा न पहले कभी देखा गया, ना आज के जमाने में है और ना ही भविष्य में ऐसा देखा जाएगा। इस वजह से उन्होंने ये कहा कि इस दिग्विजय सिंह की टिप्पणी को एक तरह से उन्होंने खारिज किया है और साथ ही संभावनाओं को कहीं ना कहीं खोल कर रखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को तीसरा टर्म मिल सकता है या नहीं मिल सकता, या कल को राहुल गांधी खुद अगर प्रधानमंत्री बनने का फैसला करते हैं तो क्या पार्टी का दूसरा अध्यक्ष वो बनाएंगे, या खुद अगर वो पार्टी के अध्यक्ष बने रहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं और किसी और व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री बनाया जाता है या मनमोहन सिंह को तीसरा टर्म दिया जाता है तो यही व्यवस्था कायम रह सकती है। तो अपनी तरफ से संभावनाओं को खुला रखा है और साथ ही दिग्विजय सिंह ने जो कुछ दिनों पहले टिप्पणी की थी उसको एक तरह से खारिज किया है जनार्दन द्विवेदी ने, जो कि पार्टी के महासचिव भी हैं और मीडिया कमेटी के चेयरमैन भी हैं। शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। जनार्दन द्विवेदी ने दिया है अहम बयान, कहा है कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बीच का रिश्ता पहले कभी नहीं देखा गया और भविष्य के लिए भी हो सकता है ये रिश्ता आदर्श हो। गुजरात सरकार ने राज्य विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पेश कर दिया है। विधेयक के पास होने के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। इस विधेयक के पास होने के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति एक कमेटी करेगी और मुख्यमंत्री इस कमेटी के प्रमुख होंगे। मुख्यमंत्री के अलावा विपक्ष के नेता या विपक्ष के नेता के चुने विधायक इसके सदस्य होंगे। इन दोनों के अलावा विधानसभा अध्यक्ष, हाईकोर्ट के एक जज और विजिलेंस कमिश्नर इस कमेटी के सदस्य होंगे। नए प्रावधान के मुताबिक लोकायुक्त की उम्र 72 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। विपक्ष ने कहा है कि वो किसी भी हालत में इस विधेयक को पास नहीं होने देगा। लोकायुक्त को लेकर विवाद की शुरुआत साल 2011 में हुई थी, जब राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की मर्जी के बगैर जस्टिस आर.ए. मेहता को लोकायुक्त नियुक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी नियुक्ति को सही माना था। गुजरात सरकार जिस तरह से लोकायुक्त बिल पेश कर रही है उससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी में ताकत बढ़ने के साथ ही नरेंद्र मोदी मनमानी पर उतर आए हैं। कम से कम कांग्रेस को तो यही लगता है। कांग्रेस का कहना है कि नरेंद्र मोदी का अब असली चेहरा सामने आ गया है। पहले राज्यपाल से लड़ाई लड़ी, न्यायालय गए, न्यायालय ने कहा कि नहीं बिल्कुल सही फैसला हुआ है, उच्च न्यायालय ने कहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो अब एक डरे हुए व्यक्ति की तरह कानून बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद यशवंत सिन्हा ने मांग की है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को 2G घोटाला मामले की जांच कर रही संसद की साझा समिति के सामने पेश होना चाहिए। यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को चिट्ठी लिखकर संसद की समिति के सामने ए राजा को भी पेश करने की मांग की है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने उन्होंने पब्लिकली ऑफर किया था कि मैं आने को तैयार हूं। हालांकि वो इस बात को जानते थे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को प्रधानमंत्री या किसी मंत्री को बुलाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जेपीसी को यह अधिकार है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जेपीसी के सामने ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया है। लेकिन मैंने उनसे कहा है कि स्वयं उनके हित में है कि वो जेपीसी के सामने आए, चिदम्बरम साहब के हित में है कि वो जेपीसी के सामने आए और राजा जो उस समय के मंत्री थे उनको पूरा मौका देना चाहिए कि वो जेपीसी के सामने आए। क्या महज अंधविश्वास के चलते नोएडा आने से बच रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव? ये सवाल इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने आज नोएडा के लिए 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास लखनऊ से ही कर दिया। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज नोएडा के लिए 3337 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास नोएडा के बजाय लखनऊ से ही कर दिया।
अब ये टोटका है या फिर अंधविश्वास कि यूपी का हर मुख्यमंत्री नोएडा जाने से कतराता रहता है। टोटके का यह सिलसिला पिछले 20 सालों से जारी है। कहा जाता है कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आता है उसकी कुर्सी चली जाती है। ये आप लोग भ्रमित प्रचार करते हैं कि जो मुख्यमंत्री नोएडा चला जाता है वो मुख्यमंत्री नहीं रहता है। मुख्यमंत्री की व्यस्त है, उन्होंने लखनऊ में कार्यक्रम किया है। बात तो एक ही, चाहे नोएडा के करें चाहे लखनऊ करें, व्यस्तता कार्य वो कार्यक्रम लखनऊ कर दिया। अखिलेश यादव ने पिछले साल भी यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन रिमोट से बटन दबाकर लखनऊ से ही कर दिया था। बिजली पानी के बढ़े हुए बिल को लेकर आम आदमी पार्टी का आंदोलन जारी है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के अनशन का आज 11वां दिन है। लंबे उपवास के चलते अरविंद केजरीवाल की सेहत लगातार गिर रही है। बिजली पानी के बढ़े हुए बिल के विरोध में दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में अरविंद केजरीवाल 23 मार्च से ही उपवास पर हैं। बढ़े हुए बिजली पानी के बिल नहीं देने पर अब तक 8 लाख लोगों की सहमति हो चुकी है, लेकिन बिल जमा करने वालों की तादाद में कोई खास कमी नहीं आई है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। उपवास करने की इसलिए जरूरत पड़ रही है कि अरविंद अपनी जान को रिस्क पे लगा रहे हैं। लोग अपना बिल ना देने का रिस्क भी उठाएं, थोड़ा सा रिस्क लोग उठाएं, थोड़ा अरविंद उठा रहे हैं। फिर भी उनका कहना यही है कि मैं अपना खून जलाने के लिए तैयार हूं और लोग अपना कार्यकर्ता अपना पसीना बहाएं और लोग साहस दिखाएं। कल आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता 8 लाख विरोध पत्र लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को सौंपने गए थे, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराए जाने के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में हुई देरी पर सीबीआई से जवाब तलब किया है। सीबीआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 21 मई 2010 के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी, संघ और वीएचपी से जुड़े कई नेताओं को आपराधिक साजिश रचने के आरोप से बरी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में इतनी देर क्यों हुई। इस पर सीबीआई ने अदालत को बताया कि अपील का ड्राफ्ट सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पास कानूनी सलाह और मंजूरी के लिए काफी दिनों तक पड़ा रहा, जिसके चलते देरी हुई। इस पर कोर्ट ने कहा कि देरी के लिए जिम्मेदार लोगों की तरफ से इस बारे में हलफनामा पेश किया जाए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार और उमा भारती समेत 20 लोगों पर लगाए गए आपराधिक साजिश के आरोप को सीबीआई की विशेष अदालत ने पहले खारिज कर दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी सीबीआई कोर्ट के फैसले को ही सही ठहरा दिया। इसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अंबानी भाइयों के अलग होने के बाद दोनों कंपनियों के बीच पहली बड़ी डील हुई है। ये डील मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम और अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम के बीच हुई है। डील के तहत रिलायंस जियो अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम की सेवाएं लेगी। 1200 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर के बाद मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम 4G सेवा देने के लिए आरकॉम के 1,20,000 किलोमीटर के फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का इस्तेमाल करेगी। इस डील के तहत भविष्य में अगर मुकेश अंबानी की कंपनी ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क बनाती है तो अनिल अंबानी की कंपनी इस नेटवर्क का इस्तेमाल करेगी। इस खबर के आने के बाद दोनों कंपनियों के शेयरों में बढ़ोतरी देखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टरलाइट इंडस्ट्री के कॉपर प्लांट को बंद करने के मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तूतीकोरन में बने इस प्लांट से प्रदूषण फैलने के आरोप को सही पाया है, जिसके चलते स्टरलाइट इंडस्ट्री पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता ग्रुप की कंपनी स्टरलाइट इंडस्ट्री से जुड़े अहम केस में फैसला सुनाते हुए माना कि तूतीकोरन में कंपनी के कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स में पर्यावरण से जुड़े नियमों की अनदेखी होती रही है और ये प्लांट लंबे समय से प्रदूषण फैला रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी पर 100 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के सन 2010 के उस फैसले को खारिज भी कर दिया है, जिसमें स्टरलाइट इंडस्ट्री के तूतीकोरन प्लांट को बंद करने का आदेश दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का असर पिछले हफ्ते दिए गए तमिलनाडु प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के उस आदेश पर नहीं पड़ेगा, जिसमें तूतीकोरन प्लांट को बंद करने का आदेश दिया गया था। बोर्ड ने 23 मार्च को तूतीकोरन प्लांट में हुए गैस के रिसाव के बाद इस प्लांट को बंद करने का आदेश दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेलकर मनाया ईस्टर। व्हाइट हाउस में बच्चों के साथ खेलते खेलते अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी बन गए बच्चे। ओबामा ने बच्चों के साथ मिलकर जमकर बास्केटबॉल खेली और गोल करने की कोशिश की। हालांकि ओबामा बास्केटबॉल के मुकाबले में बच्चों से मार खाते दिखे। कई बार की कोशिशों के बाद भी ओबामा बॉल को गोल में नहीं डाल पाए।
ईसाई धर्म के मानने वालों का विश्वास है कि गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी उसके अगले रविवार को ईसा मसीह दोबारा जिंदा हो गए थे। इसी खुशी में ईस्टर मनाया जाता है।